नमस्कार जेडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जेडी। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे यहां पर राजनीतिक पार्टियों के बोल वचन भी सुर से बहुत बिगड़ते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि विपक्ष के हाथ कोई मुद्दा ही नहीं बचा है जिससे वो 2024 में जाकर एंट्री करे और भारतीय जनता पार्टी से लुहा ले। क्यों कहना पड़ रहा है जरा वो समझिए। इसी बात को कहने के कई सारे बड़े बड़े कारण हैं। आज विपक्ष की राजनीति जो है वो अडानी के आसपास में जाकर कहीं सिमट गई है। प्रधानमंत्री के ऊपर निजी हमलों के सिवा बाकी और कुछ दिख नहीं रहा। जो जमीनी पटल है वहां पर जो जनता के मुद्दे जो सरकार से छूट रही हो, उन मुद्दों को लेकर उसको अपना हथियार बनाकर आगे सामने आने का काम करना था। लेकिन क्या उन मुद्दों को कहीं से भी विपक्षी पार्टियां छू भी रही हैं क्या? हम आपको बता दें कि अभी जो राजनीति है वो सिर्फ गद्दी के ऊपर ही सिमट गई है। ना कोई मुद्दे हैं, ना कोई सोच है। सोच यही है, एक ही है, मोदी हटाओ देश बचाओ। क्या एक आदमी जिसको आप हरा नहीं पा रहे हैं उससे देश को खतरा है? देश के जो 140 करोड़ जनता है, क्या वो इन बातों को नहीं समझ रही? ये कुछ भी बोलेंगे लोग मान लेंगे, मोदी हटाओ देश बचाओ। मुझे कोई ये बताए कि मोदी जी के आने के बाद से देश में ऐसा क्या हो गया जो लोकतंत्र अब खतरे में दिख रहा है। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं उसके बाद गोलियां चलती हैं, महिलाओं के बलात्कार हो जाते हैं, हिंसा ही हिंसा होती है, हर तरफ घर में आग लगी हुई रहती है तो कहीं खून नाली में बिखरा हुआ रहता है, तब लोकतंत्र क्या सही सलामत रहता है? तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आती। जब पंजाब में 2000 का भीड़ इकट्ठा कर अमृतपाल सिंह थाने से एक कैदी को छुड़ा कर लेकर चला जाता है, आजाद करवा लेता है, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। जब बिहार में सरेआम मार्केट में गोलियां चलती हैं और लोगों की जान चली जाती है, यूं कहिए कि एक तरह से जंगल राज जैसा हो जाता है, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। लोकतंत्र की हत्या तभी होती है जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कोई एक बड़ा काम कर दे, कोई एक मुहिम छा दे जिससे देश में युवाओं को फायदा हो, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। देश का सम्मान बढ़ाने का काम कर दिया जाए, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। क्यों कहना पड़ रहा है जरा समझिए बात को। कोई भी एक मुद्दा सटीक होना चाहिए। आप कहते हैं कि विपक्षी दलों का ही मैं बात कहता हूं, ये इस बात को कांग्रेस ने उठाया था। देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा ऊपर स्तर पर बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी हाई, महंगाई हाई। आप ये नहीं कहेंगे कि उस घड़ी जो पैसे की कीमत थी और आज जो है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 2013 में जो वर्कर्स काम किया करते थे, कैजुअल वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूं, दिहाड़ी 150 रुपया तक नहीं कमा पाते थे। 150, 200, मैक्सिमम 250। आज मिनिमम 500 है। बहुत सारे संस्थान में जो तनख्वाहें थी, जो जैसे सिक्योरिटी सर्विस में जो लोग काम करते हैं उनकी बात उठाइए, 10,000 से नीचे थी, आज 15 के करीब है। उस जमाने में 3,000, 4,000, 5,000 ये कुछ तनख्वाह होता था। मतलब एक व्यक्ति को बस पकड़ करके उसके खिलाफ जाना है। आज देखिए अरविंद केजरीवाल एक ग्रुप बना रहे हैं जिसको गुड गवर्नेंस ग्रुप भी कह रहे हैं। ये ग्रुप, इस ग्रुप में 8 मुख्यमंत्री मिलेंगे और ये 8 मुख्यमंत्री एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर अपनी उपलब्धियों का गुणगान करेंगे, बखान करेंगे, बताएंगे लोगों को एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर। अब जरा सोचिए, ममता बनर्जी जाएंगे तो वो क्या बोलेंगी? सपा के नेता अखिलेश यादव जब वो जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? क्या इनके राज्यों में दंगा, इनके समय में दंगा नहीं हुआ है? ममता बनर्जी के जब भी चुनाव आते हैं तो बंगाल में, चाहे वो पंचायती चुनाव क्यों ना हो, दंगा नहीं होता है, लोगों की जान नहीं जाती है।
अखिलेश यादव के शासनकाल में इतने सारे दंगे हुए, जिसमें मुजफ्फरनगर का जो दंगा है वो बहुत ही चलन में रहा है, लोगों के ध्यान में होगा। नीतीश कुमार ने बिहार में क्या विकास कर दिया है? अब विकास जाइए बरसात के दिनों में, सड़क और गड्ढा कहाँ है पता नहीं चलेगा, गाड़ी पलटी खा जाएगी। सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्या विकास किया है? सरकारी नीतियों को ये लोग तो एक अपने वोट बैंक को बनाने के लिए अपने क्षेत्र की प्रजा, अपने राज्य की प्रजा के साथ अन्याय करते हैं। सरकारी नीतियां लेते नहीं हैं इस डर से कि सरकार का नीति अगर हम अपने राज्य में लागू करेंगे तो जो वोट है वो कहीं सरकार को ना पड़ जाए, हमको नहीं मिलेगा। इसे नुकसान किसको हो रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूं, इसे नुकसान किसको हो रहा है? आम जनता को हो रहा है। ये लोग सिर्फ अपनी और खुद की ही राजनीति करना चाहते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनके जो राज्य की प्रजा है उनका क्या हाल है। ऐसे लोग बोल रहे हैं मोदी हटाओ और देश बचाओ, जिसने कम से कम इस देश को, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, यहां मैं मोदी जी का कोई गुणगान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो बताना जरूरी है। मैं आलोचना करने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि दिखाने के लिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेरे चैनल पर जब आप आइएगा तो यहां पर सिर्फ आलोचना ही मिलेगा, आलोचना के सिवाय कुछ नहीं, क्योंकि आलोचना ही हमारा गुण है, हमारा मूल मंत्र है। हमारा जो आलोचना से जो मंथन निकलता है वही मूल होता है, वही मुख्य होता है। लेकिन फिर भी अगर आज हम मोदी जी की यहां पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों की, आज उनकी जो विदेश मंत्रालय की जो नीति है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। वरना आप जरा समझिए कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था तो ये विदेश नीति का ही परिणाम था कि तिरंगा के तले हजारों छात्रों ने, जो कि हमारे देश से भी थे, विदेशी छात्र छात्राओं ने अपनी जान की रक्षा की, तिरंगा के तले निकल लिए, अपना जान बचा लिए। ये विदेश नीति की कामयाबी थी। आज हमारे देश में औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जितने जितने उद्योग आ रहे हैं, जब तक वो लगने शुरू नहीं होंगे तब तक रोजगार का सृजन होगा कहां से? इतनी बड़ी महामारी कोरोना आई, इस कोरोना में मैं कहूंगा कि दुनिया में सबसे बढ़िया अगर किसी ने व्यवस्था किया है इससे निपटने का, तो वो भारत की सरकार ने किया है। क्योंकि देश बड़े बड़े जरूर हैं, उनकी जनसंख्या उससे बहुत कम है, लेकिन वो कर नहीं पाए। भारत को बहुत अलग देखा जा रहा था कि ये क्या कर लेगा, आखिर तो जब तक पश्चिमी देश से नहीं बनेगा नहीं, वहां पर पूरा होगा उसके बाद ही यहां मिल पाएगा, ये सोच चल रहा था जी। भारत ने सोच को बदल दिया। भारत ने सीधा सोच लाया कि हम खुद की रक्षा कर सकते हैं, खुद के लिए सब कुछ बना सकते हैं, बनाकर दिखाया और बाद में विदेशों में भी भेजा ताकि उनकी भी रक्षा हो पाए। 80 करोड़ जनता को भोजन दिया गया, अनाज दिया गया। दुनिया में कितनी सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस तरीके का सेवा अपने राज्य की प्रजा को दी है? बल्कि दुनिया में क्या हुआ वो मैं बताता हूं। नौकरियां चली गई, बेरोजगारी बढ़ गया, लोगों को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया गया। ये हुआ दुनिया में। फिर भी हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो घेरती है, ये उनका काम है बस, वो उनको करना चाहिए, लेकिन मुद्दे तो कम से कम ढंग के लिए क्या है? अडानी जैसे लोग, चलिए उनका अगर कुछ जो भी है आप जांच की मांग करा रहे हैं, करवा लीजिए, वो होना भी चाहिए, अगर मन में संदेह है तो क्लियर होना चाहिए। लेकिन एक नजर आपको ये भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग ही रोजगार सृजन करते हैं। अगर ऐसे लोग अपने देश से जाकर बाहर में मार्केट में अगर रोजगार सृजन करने लगे तो आप जरा सोचिए इस देश की जनसंख्या के हिसाब से बेरोजगारी कहां तक जाएगी। अक्सर कहा जाता है बेरोजगारी रोजगार नहीं है। सरकार ने मुद्रा लोन के जरिए और भी कई सारे ऐसे ऐसे लोन निकाले हैं जो शिक्षा के लिए है, व्यवसाय के लिए है, लोग उठा रहे हैं, बस उससे रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? सरकारी नौकरी ही रोजगार है या प्राइवेट जॉब भी रोजगार की श्रेणी में आते हैं?
अब ये चीज ये भी देखना है कि जिस बंदे ने पढ़ाई 10वीं की तक की ही की है और अगर वो मैनेजर की जॉब सोचता है तो अभी वैसी कंपनी नहीं बनी है। अब शायद ऐसी कंपनी विदेशों में हो तो अलग बात है। विदेश का बात उठा इसलिए कहता हूं, जरूरी है। हमारे यहां सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग काम करते हैं, उनको नीचा देखा जाता है। सफाई कर्मी काम करते हैं, उनको नीचा देखा जाता है, तनख्वाह भी कम होती है। यहां से जो अधिकांश लोग विदेशों में जाते हैं सब क्या मैनेजर ही बन जाते हैं? सब क्या किसी कंपनी में सीईओ के ही पोस्ट पे जाकर सीधा जाकर बैठते हैं? नहीं, वो वहां पर जाकर इस लेवल के भी काम करते हैं। कोई पिज्जा हट में काम करता है, कोई क्लीनर का काम करता है, कोई कुक का काम करता है, कोई सिक्योरिटी में काम करता है, लेकिन वहां पर जो पेमेंट है वो घंटे के हिसाब से है और ज्यादा अच्छा पेमेंट है, यहां के मुकाबले अच्छा है। तो मैंने इससे पहले वाले एक एपिसोड में आपको बताया था कि यहाँ का पेमेंट क्यों खराब हो जाता है, और उसका कारण था कि ठेकेदारी सिस्टम। वहां पर कमीशन खोरी हो जाती है, लोगों को उनका हक नहीं मिल पाता है। तो इन सभी कारणों से रोजगार का जो समस्या है, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर ये कमीशन खोरी को हटा दिया जाए तो ये रोजगार में जुड़ जाएगा बॉस। और उसके बाद 25-30 हजार का अगर सैलराइड कोई जॉब होता है उसको बढ़िया रोजगार कहा जाएगा। सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो विपक्षी दल है उनको कम से कम सही मुद्दे लेकर के जनता के बीच आना चाहिए। आप अगर जनता के बीच में आकर अडानी अडानी चिल्लाओगे तो कोई सुनने नहीं जाएगा, उल्टा ये कहेगा रे उसका कंपनी में हमारा लड़का काम करता है, उसे तो हमको सैलरी मिलता है, उसको तो हमारा घर चलता है, उठ के वापस चला जाएगा। और भी मुद्दे हैं बॉस, उस पर जाइए, उस पर फोकस कीजिए। बताने को तो हम ही आपको 10-15 मुद्दे बता दें, लेकिन वो हमारा काम नहीं है, आप कीजिए। फिर जब आप सही मुद्दा पकड़ेंगे तो आपके बिहाफ में अच्छा हम काम करेंगे, आपके बिहाफ में हम अच्छा बोलेंगे। लेकिन दिखना चाहिए बॉस कि हाँ आप लोग सही लाइन पकड़ रहे हैं। 2024 के चुनाव के जो लड़ाई है उसके भीड़ में ये लोग कुछ इस तरह से मतलब बन रहा है। आपको 2019 का चुनाव याद होगा, उसमें एक तीसरा फ्रंट बनाया गया था, महागठबंधन यानी तीसरा फ्रंट। यहां पर फिर वही कहानी आ रही है। कांग्रेस को केजरीवाल एंड टीम जो है वो अपने दल में शामिल नहीं करना चाहती है, और कांग्रेस भी इस बात को कहती है। बाकी ये आप भी मानेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेना है तो कांग्रेस को लीड करना ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होने का अगर किसी में कुवत है, कोई अगर हो सकता है तो वाकई निर्विरोध कांग्रेस ही है। लेकिन जब आप कांग्रेस को ही साइड लाइन करते चले जाएंगे तो आप ये सोच रहे हैं कि बगैर कांग्रेस के आप बेड़ा पार लगा लेंगे, तो ये जरा सोचने वाली बात है, नहीं हो पाएगा। अगर ये तमाम सारी पार्टियां मिलकर एक होकर एक लीडर चुन करके अगर मोदी जी के सामने खड़ा करे तब तो आप फाइट की कल्पना कर सकते हैं बॉस, कि चलो थोड़ा फाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में भी एक ही तीर नहीं है, बहुत सारे तीर हैं, लेकिन सभी के सभी लोग एक ही तीर से फेल हो जाते हैं। एक ही तीर लगता है, बस चारों खाने चीत टाई टाई फीस, ये हाल होता है। तीर भी बड़ा है, मोदी तीर जिसको लगता है वो उसका कैरियर ही बन जाता है। तो ये लोग जिस तरीके से अभी अपना गठबंधन बनाने का प्लान कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि ऐन वक्त पर इनका गठबंधन टूट जाएगा। इनकी जितनी भी प्लानिंग है धरी की धरी रह जाएगी, भारतीय जनता पार्टी मैदान मार जाएगी। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, और उस रणनीति को अगर उसने सही से फॉलो किया तो इस बार यकीन मानिए 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी के खाते में। काम भी उस तरीके का किया है। और अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा मुद्दा सपोर्ट करने वाला है वो एक और है। राम मंदिर तो है ही, 370 ये सब तो है ही, लेकिन अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर महाराज के दरबार से जो अभी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा लेकर चल रहा है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी इस पर टच होने वाला है। और यकीन जानिए जिस दिन ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने साथ में कैच कर लिया,
उस दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 80% के 80% हिंदू वोट चले जाएंगे। कुछ कम बेसी होगा तो होगा, लेकिन कहने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना कि वोट चला जाएगा उधर। और विपक्ष ये मैंने सुना, विपक्ष के कुछ ऐसे भी दल है जैसे AIMIM, उनके प्रवक्ता और नेता कहते हैं भारतीय जनता पार्टी केवल बहुसंख्यकों की ही राजनीति करती है। क्यों ना करे, आपके लेकर भी सोचती है। बहुसंख्यक में क्या मुसलमान बहुसंख्यक नहीं है? अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? जिसकी संख्या वाकई बहुत कम हो। इस देश में बस 25 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो वो अल्पसंख्यक कैसे हो गए? मुझे एक बात और समझ में नहीं आती है, मैं आपसे इस बात का चर्चा करना चाहता हूं। जब भी बात होती है अल्पसंख्यक की, एक विशेष समुदाय को ही उसके तौर पर चुन लिया जाता है। जैन, सिख, पारसी, बौद्ध ये नहीं है क्या? ये भी हकीकत में देखिए, वाकई देखिए तो यही अल्पसंख्यक में है, क्योंकि इनकी संख्या वाकई कम है। लेकिन इनकी बात नहीं होती। जितने भी आप देखिए ऑपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं, टोटल लीडर्स बस एक ही समुदाय के पीछे पड़ी हुई है। उनको सिर्फ उनकी समस्याएं दिखती हैं और किसी की नहीं। ऐसे में आप वहीं तक सीमित रह जाइएगा। आप अगर 20% के पीछे जा रहे हैं तो आप सब मिलकर के 20% में ही रह जाइएगा। 80% वाला कोई अकेला ही बाजी मार के लेकर चला जाएगा, जैसा कि हो रहा है और जैसे कि होगा। राजनीति को पता नहीं लोगों ने क्या समझ लिया है, कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। कोई लंदन जाता है तो वहां जाकर बयान देता है कि हमारे देश की जो लोकतंत्र है वो खत्म हो रही है, आप लोग यहां पर आके उसे बचाइए। हमारे देश में क्या कमी है? क्या नेता नहीं है? क्या बुद्धिमान नहीं है? और कहां हत्या हो गई वो जरा बताएं। मतलब कुछ भी, ताकि लाइमलाइट में बने रहे बॉस, और विदेश से कुछ फंडिंग भी आ जाए। ऐसे लोग अगर देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल तो देख ही सकते हैं फिर। लेकिन अगर ये सब लोग मिलकर एक टीम बनाकर एक उचित कैंडिडेट को लेकर के आए और उचित मुद्दों के साथ में अगर आगे बढ़े 2024 में, तो कहीं टक्कर भारतीय जनता पार्टी को ये दे सकते हैं। टक्कर, जीत की मैं बात नहीं कर रहा। और नहीं तो फिर आप जैसे जानते हैं जो रिजल्ट आपने 14 में देखा, 19 में देखा, वैसा ही कुछ, उससे कुछ और अच्छा ही हो सकता है आप 24 में देखें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। हम यहाँ मंथन करते हैं, जो खबरें चलती हैं उसके हिसाब से हम मंथन करते हैं, आप तक बातों को पहुंचाते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। अपना प्यार हमें दें, हमारे कार्यक्रम को देखें, उसे पसंद करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बस हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।